रोना मुसीबतों का रोते हैं सभी यहाँ, लोहा मुसीबतों से लो, तो बात है। फोर्थ प्रीलिम्स आपका नहीं क्लियर हुआ तो आपको कैसा फील हुआ? तो इस टाइप के स्ट्रेस से स्टूडेंट्स कैसे डील करें? योर इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस। आई हैड थॉट कि जो मैं हूँ मैं वही दिखाऊंगा। बाल तेरा खराब है यार, लेकिन तो मैंने सर बाल ऐसे सही करके बोला, नहीं सर नाउ इज इट बेटर? तो बोलता है अरे आई वाज जस्ट किडिंग। तो आई थिंक कि आई स्टार्टेड ऑन अ वेरी कॉन्फिडेंट नोट। ठहरी नदी में पा जाते हो साहिल, मगर कश्ती भंवर से निकालो, तो बात है। Hello everyone and welcome to the new session of Toppers Talk. Today with us we have Siddharth, who is basically an example of perseverance. He has cleared his exam in his 6th attempt. एंड जो हम बार बार यूपीएससी में बात करते हैं कि आपको परसिवरेंस कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी चाहिए, इस एग्जाम के लिए डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है। ही इज़ वन सच एग्जाम्पल हु प्रूव्स दिस। इनका ये एग्जाम पहली बार क्लियर हुआ है और पहली बार में 6ठे अटेम्प्ट में क्लियर हुआ है एंड हिज रैंक इज़ 118, राइट। सो ही इज़ ऑल्सो वर्किंग एज नायब तहसीलदार विद द यूपी गवर्नमेंट एंड नाउ ही विल बी वर्किंग इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। एंड इससे पहले अगर मैं इनके बारे में क्रेडेंशियल्स बताऊँ तो ही इज़ अ बीटेक फ्रॉम IIT BHU मैकेनिकल. And since then he has been preparing for UPSC since 2017, and today we are going to discuss about his journey and how he maintained that composure and consistency to that this exam requires, and how the journey is so difficult in this exam, right? So we'll discuss with Siddharth. So first of all, Siddharth, I would like to congratulate you for your rank. Thank you so much, sir. And apart from Siddharth, we have our senior faculty, Mr. Rahul Sanger, who is the senior faculty of Ancient and Art and Culture. So welcome, Rahul sir. And Congratulations. Thank you, sir. Thank you. So Siddharth, my first question to you, आपको कैसा लगा जब पहली बार पीडीएफ में नाम देखा, वो भी अपने 6th अटेम्प्ट में? सर उस दिन ऐसा था कि सुबह से मैं सोच रहा था कि नहीं होगा अगर, तो क्योंकि इतनी नेगेटिविटी थी सर ऑब्वियसली, तो मैं सोच रहा था कि कैट लिख दूंगा, जीमैट लिख दूंगा, बाहर ही चला जाऊंगा, कुछ तो मतलब इसी टाइप की चीज़ें चल रही थी दिमाग में। बट जब रिज़ल्ट आया तो फ़ोन में डाउनलोड ही नहीं हो रही थी पीडीएफ। फाइनली मिला तो सर्च किया और ऐसे स्लाइड किया तो देखा 118। तो फिर सर बस मैं चिल्लाने लगा, क्योंकि और फिर कस कस के रोने लगा। घर पे अकेला था सर मैं, मम्मी पापा बनारस में थे, मैं लखनऊ में था। तो ऐसे ही सर मतलब बहुत ही एनर्जेटिक मोमेंट था। फिर मम्मी को बताया, मम्मी का इन अ मोर फनी वे उन्होंने बोला कि क्या यार IAS होना चाहिए था। तो वो हमेशा एक रहता है मम्मी का पुश, बचपन से ही रहा है कि सेकंड टू नो वन इन द रूम टाइप वाला जो साइकोलॉजी है, कि एक हमेशा अपने आप को बेस्ट प्रूव करने वाला। तो सर वहाँ पे भी था, बट अच्छा था सर। अभी तो सिंक इन भी नहीं हो रहा है। आई कांट इमेजिन कि मैं लबस ना जाऊँगा। मुझे ऐसा लगता था कि मेरी किस्मत बहुत फूटी हुई है, मतलब लिटरली सर। 5-6 साल 7 साल बहुत लंबा होता है ना, बट ये कहते हैं कि 7 साल में किस्मत पलटती है एक बार, तो इस बार शायद वही हो गया मेरे साथ। सो एस्ट्रोलॉजी आपके साथ आ गई थी इस बार, सारे हाँ, प्लैनेट्स आपके साथ मिल गए थे। सर एस्ट्रोलॉजी में पागलों जैसे फॉलो भी करने लगा था, इसके चक्कर में हो नहीं रहा था। तो वो तो है सर, बिल्कुल। तो सिद्धार्थ, आपकी ये जर्नी जो आप बता रहे हैं कि जैसे आपने बताया कि एस्ट्रोलॉजी आप फॉलो करने लग गए थे, 7 साल एक बहुत लंबा समय होता है किसी भी मतलब आपके प्राइम ईयर्स ऑफ एफिशिएंसी जहाँ पे आपकी रहने वाली, और आप इस एग्जाम की तैयारी कर रहे थे और बार बार आपको फेलियर्स देखने पड़े। आपने 4 बार प्रीलिम्स क्वालिफाई किया, ये आपका सेकंड इंटरव्यू था। तो आप थोड़ा सा इस जर्नी के बारे में बताइए, ताकि और बच्चे भी आपको देख के सीख सकें कि कैसे परसिवरेंस बनाए रखना चाहिए, अपने आप पे ट्रस्ट बनाए रखना चाहिए, और कैसे इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए इतना एफर्ट लगाने के लिए आपको क्या माइंडसेट रखना चाहिए। हाँ सर, 2017 में मैं यहाँ पे आया था, तो आई थॉट कि इसको 5 ईयर प्लान तो नहीं बनाना है, बट 6-7 ईयर प्लान बन गया बेसिकली। और मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में प्री नहीं हुआ था सर, 0.67 मार्क्स से। फिर 2 बार मेंस दिया, तो उसमें सर मैं आंसर राइटिंग करता ही नहीं था। तो थर्ड बहुत सर मिसगाइडेड था मैं। मेरे सीनियर्स थे, IIT BHU गए थे सर, और उन्हें पता ही नहीं था कि क्या करना है। और मतलब मुझे भी ऊट पटांग बातें बता रहे हैं, मैं भी वही पट्टी पढ़ के अपना चले जा रहा हूँ। और फिर सर जब 4th अटेम्प्ट में मुझे समझ आया कि नो, आई नीड टू राइट आंसर्स, मुझे पता चला अच्छा दिस इज हाउ वी राइट एन आंसर। तो फिर मेरा प्री नहीं हुआ सर उस साल। सो आई गॉट रियली डिसहार्टेंड। तो ये सर मेरे पास जॉब थी, तो सीनियर्स ने बोला यार कर लो, DM साहब को देखोगे रोज़ रोज़ तो एक
मतलब Motivation. उत्साहित हो जाओगे, मतलब प्रोत्साहित हो गए कि ज्वाइन कर मतलब पढ़ोगे और अच्छे से। तो मैंने सर कर लिया ज्वाइन, बट वहाँ पे ऐसा होने लगा कि एवरीडे वो लोग बोलते हैं कि जहाँ जाओ कि तुम आईआईटी के हो, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। गॉड डैम इट, मतलब मैं क्या करूँ, मैं घर पे बैठा रहूँ। सो इट वाज वेरी डिफ़िकल्ट फॉर मी। बट सर वहाँ ज्वाइन करने के बाद ऐसा हुआ कि वो सच में इट गेव अ फिलिप टू माय प्रिपरेशन, एंड व्हाट हैपेंड इज़ कि मैंने 2 लगातार इंटरव्यूज़ दिए और फिर सर इस वाले में हो गया। एंड उसमें ये था कि सर बहुत बहुत नेगेटिविटी आ गई थी 4th अटेम्प्ट के बाद। आई कांट इवन टेल यू, मतलब इवन मे बी मेडिकेशन भी कुछ कुछ ली थी मैंने, घर पे बताया नहीं। बट क्योंकि घर का भी माहौल सर, कई बार ये होता है ना कि माता पिता आपका बेस्ट चाहते हैं, बट कई बार दे ऑल्सो हैव टू फेस द सोसाइटी। वी मस्ट रियलाइज कि हम तो कर ही रहे हैं जो है, बट उनके ऊपर भी एक प्रेशर है। तो सर वो एक सपोर्ट शायद थोड़े समय के लिए नहीं था, बट फिर कंटिन्यू हो गया। तो उस टाइम पे वो बड़ा ही डिफ़िकल्ट फेज़ था मेरे लिए। बट सर यही है कि एक सेल्फ हेल्प बुक्स हैं, ये पढ़ना, मैं मेडिटेशन करता हूँ, मैं बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हूँ। मैं बाबा की नगरी से आता हूँ, तो वो एकदम सर पकड़े रहा भगवान का पैर एकदम। और एक्सरसाइज करता हूँ, ये सारी चीज़ों के वजह से सर काफ़ी मतलब हेल्प हुई मुझे टैकल करने में इस तो इसमें नेगेटिविटी मतलब को। अगर हम जैसे अगर इसमें से एक पॉइंट निकालें कि जी व्हाट विल सर। बी द वन थिंग दैट अ पर्सन शुड डू व्हाइल प्रिपेयरिंग फॉर द यूपीएससी, आंसर राइटिंग इज मस्ट। सर Answer वेरी writing is must. वेरी इंपॉर्टेंट, साइन क्वा नॉन, लिटरली यू कांट लिव विदाउट इट। मतलब प्रीलिम्स के लिए सॉल्विंग द क्वेश्चंस, सर द मेजर इशू व्हाट आई फील इज कि these are the two things which are most neglected यहाँ पे, मतलब हमारे प्रिपरेशन में, but these are the most important ones to do. We always focus on reading things कि कितना ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ लें, but how will you apply it if you don't practice enough? करेक्ट। ये वाला है तो सर। जैसे ये जब हम आंसर राइटिंग की बात कर रहे हैं, तो आंसर राइटिंग किस हिसाब से, मतलब जैसे कई बार क्या होता है ना, जैसे फर्स्ट टाइमर कोई बच्चा देख रहा यस होगा, सर। अभी मान लीजिए कोचिंग स्टार्ट की या सेल्फ स्टडी भी कर रहे हैं, तो कई बार ये डाउट होता है कि रोज़ का एक क्वेश्चन लिखें, कब से स्टार्ट करें, आपका क्या व्यू पॉइंट है इसमें? सर मुझे लगता है कि एक बार तो पढ़ लेना चाहिए सब कुछ, तुरंत ही वी कांट टेक अ प्लंज, बिकॉज यू वोंट अंडरस्टैंड व्हाट इज़ द डिमांड। तो धीरे धीरे पहले कोर्स कंप्लीट करते हुए PYQs देखते रहना चाहिए, एंड तुरंत से ऐसा नहीं कि पहुंच गए कोचिंग में आंसर लिखने, क्योंकि Correct. आपको मार्क्स भी नहीं मिलेंगे फिर, एंड यू विल गेट डिस्ट्रेस्ड अबाउट दैट। तो पहले PYQs लिखिए, उसको दिखाइए। इवन आई अपील टू द कोचिंग्स की थोड़ा सा सर जैसे मान लीजिए हिस्ट्री का एक मॉड्यूल हुआ, तो उसके बाद सर 4-5 या 6 क्लासेस ऐसी रखी जाएं जिसमें कि सर थोड़ा सा PYQs और एक ओरिएंटेशन दे दें, बिकॉज यू पीपल आर बेस्ट सूटेड टू गाइड देम। ऐसे बच्चे बाहर इधर उधर फिरते रहते हैं, सीनियर्स मिसगाइड करते हैं। आपका सर अथॉरिटी है, दिल अंडरस्टैंड कि क्या करना है। सर वैसे ही थोड़ा सा आंसर राइटिंग भी, मे बी जैसे सर बैठ के ऐसे क्लास में लिख के बता दिया कि देखो इसमें इस तरीके से ये चीज़ें आ सकती हैं। सर जैसे मान लीजिए हिस्ट्री का मैंने इस बार क्या किया, बेसिकली मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में मैंने उठा लिया स्पेक्ट्रम, ठीक है, और वो जो बॉक्सेस देखे होंगे सर आपने, उसमें व्यूज़ लिखे हुए हैं। तो सर जितने आंसर्स थे मेरे मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के, मैंने क्या किया कि उसमें वो सारे व्यूज़ डाले बॉक्स बना बना के हिस्ट्री में। तो आई एम क्वाइट श्योर कि मतलब हिस्ट्री का सेक्शन एटलीस्ट अच्छा मार्क्स मतलब मुझे मिला होगा। अब वैसे भी GS1 का थोड़ा मार्क्स सबड्यूड है इस बार, बट बहुत मेहनत की थी सर उस तरीके से। तो ये वाली चीज़ सर एक बहुत इंपॉर्टेंट है आंसर राइटिंग में। आंसर राइटिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, Very मतलब भले important. वीकली हो या फिर टॉपिक खत्म होने के बाद हो, हाँ। कम से कम थोड़ा बहुत आइडिया लगता रहना चाहिए। बिल्कुल सर, PYQs के थ्रू शुरू करना चाहिए हमें, एंड फिर इवेंचुअली टेस्ट सीरीज लिखना चाहिए। एंड मुझे ये लगता है अगर प्री और मेंस के बीच में तो सर रोज लिखना चाहिए। सुबह 1 घंटा GS लिख लिया, शाम को 1 घंटा ऑप्शनल लिख लिया। मैंने किया है सर 2 साल, तो मुझे सक्सेस भी मिला। 406 GS में पिछली बार थे, इस बार 417 है। अच्छा, जैसे जब हम 417 की बात कर रहे हैं, तो मैंने आपकी जब मार्कशीट देखी ना, इसमें पेपर 3 में स्पेसिफिकली आपके 100 मार्क्स हैं। जी सर। और अगर इस बार के हम एवरेज के हिसाब से बात करें, सो इट्स क्वाइट अ गुड मार्क्स। यस सर। सो और आपने जैसे हमसे बात भी और आपसे बात भी हो रही थी, तो आपने बोला कि पिछली बार 82 थे, इस बार Yes, sir. 100 आए हैं। तो Yes, जहाँ sir. लोगों के कम हुए हैं वहाँ पे आपके इंक्रीज हुए हैं। Yes, सो sir. इज देयर एनी
स्पेशल Yes, sir. प्रिपरेशन फॉर दैट आल्सो? हाँ सर, मैंने जैसे अक्रॉस पेपर्स क्या किया था कि सेक्शंस जो हैं सबको अलग अलग डील किया। लाइक पेपर 1 में आर्ट एंड कल्चर को अलग डील किया, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। तो उसी तरह सर पेपर 3 में मैंने जैसे इकोनॉमिक्स का मैंने ये समझ आया मुझे थोड़ा सा कि इट इज़ अ टेक्निकल सब्जेक्ट, मैं इसको उतना जीएस टाइप ना लिखूं। तो मैंने क्या किया सर, कुछ एनसीईआरटी उठा लिया सर। तो वो क्या किया मैंने वहाँ से, आपके जो ग्राफ्स होते हैं, फिलिप्स कर्व, लैफर्स कर्व, तो मैंने 4 पन्ने में ये सारे कर्व्स का बना लिया और डायग्राम्स जितने हो सकते थे, जो स्टैटिक पोर्शन बेसिकली सर जो होता है उसको यूज़ किया। तो अब जैसे मान लीजिए एमएसपी का क्या इम्पैक्ट पड़ता है इकोनॉमी में, इन्फ्लेशन हो जाता है, तो मैंने डिमांड सप्लाई वाला ग्राफ बनाया साइड में कि ये देखो डिमांड सप्लाई ऐसे शिफ्ट करेगा एंड इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा। तो इस तरह की चीज़ें सर थोड़ी की इकोनॉमिक्स में एप्लीकेशन बेस्ड हाँ आपने हाँ तैयारी पूरा की सर इसमें। दिखाया, ग्राफ्स दिखाया एंड उस तरीके से डेटा प्रोफ्यूजली यूज़ किया, स्कॉलर्स यूज़ किए सर, अच्छे से स्कॉलर्स, मतलब जीन रीज हो गया या फिर अमर्त्य सेन हो गए, जितने भी लोग हैं, अभिजीत बैनर्जी हो गया, इन लोग को आई हैव यूज्ड देम कि टू गिव अथॉरिटी इन माय आंसर्स। उसके बाद सर जैसे एनवायरनमेंट और डिजास्टर मैनेजमेंट मेरा जैसे ज्योग्राफी ऑप्शनल था, तो आई रोट वेरी टेक्निकल, यूज वेरी टेक्निकल वोकैबुलरी कि मतलब उन्हें समझ आए कि दिस इज नॉट अ लेमैन लैंग्वेज। ठीक है, तो उसमें भी लाइक कैरिंग कैपेसिटी हो गया, इको फेमिनिज्म हो गया, या जो भी इस तरह के कीवर्ड्स थे, आई यूज टू यूज दैट, डायग्राम्स अच्छे से बना दिए। एंड इंटरनल सिक्योरिटी बिकॉज ये काफ़ी स्टैटिक है, पीपल थिंक कि ये बड़ा ही डायनेमिक टाइप का है, बट द क्वेश्चंस गेट रिपीटेड, तो वो पीवाईक्यूज का सर पूरा बना लिया था मैंने। एंड उसमें भी मेरा एक सेट फॉर्मेट था कि ऐसे ऐसे करना है, उसमें डायग्राम्स बनाना है, स्कॉलर्स यूज़ करना है, कोट्स, मैं कोट्स बहुत यूज़ किया हूँ सर। इंट्रो कंक्लूजन में मैं बॉक्सेस बनाता था, जैसे मान लीजिए इकोनॉमिक सर्वे में हम देखते हैं बॉक्सेस पे सबसे पहले जाता है, तो मैंने 40-50 केस स्टडीज बना रखी थी जो अक्रॉस पेपर्स घुमा घुमा के यूज़ करता था। तो वो बॉक्स बना के लिख देता था सर, तो मुझे ये लगता है कि उसमें वो उन्हें दिख रहा होगा, तो दिल फील कि हाँ चलो इसको कुछ स्पेशल पता है, कुछ अलग सा लिखा है। तो सर इस तरीके से किया था मैंने पेपर 3। एंड व्हाट अबाउट ऐसे ऐसे का प्रिपरेशन कैसे किया? सर ऐसे इनिशियली तो मैंने मेरा क्रिएटिव राइटिंग का सर काफ़ी अच्छा रहा, मैं स्टेट और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी मैंने प्राइजेस जीते थे, तो मेरा एक फ्लो वाला जो निबंध में जो बंधना वाला होता है, दैट वाज नॉट अ वेरी बिग इशू, बट वो कि आर्ग्यूमेंट लिखना है एंड उसके बाद एग्जाम्पल्स से वो करना है, वो सारी चीज़ें सर धीरे धीरे आई। इस बार जैसे लास्ट ईयर मेरा 97 आ गया था, विच वॉज अ वेरी बैड स्कोर कम लास्ट ईयर के हिसाब से। इस बार 103 है, ठीक है, क्योंकि सबका ही लगभग इसी रेंज में, तो एवरेज, अबव एवरेज कह सकते हैं मे बी। तो इसमें सर क्या एक रहा कि मेरा बहुत नेगेटिव हो गया था पिछली बार, तो इस बार रुचिका मैम थी, तो उनसे मैंने बात की काफ़ी, मतलब घंटे 2 घंटे 2-3 दिन मैंने बात की होगी। तो इन लोग का थोड़ा सा सपोर्ट रहा, तो आई कुड जस्ट मतलब मेक इट बेटर थोड़ा सा। अब काफ़ी प्रैक्टिस किया था सर कि ढेर सारे 100-150 टॉपिक्स लेकर के उसका पहले समझा कि कहीं गलत इंटरप्रिटेशन ना हो जाए, तो ये चीज़ पे सर ज़्यादा ब्रेनस्टॉर्मिंग एंड ऑल दोस थिंग्स। हाँ, ब्रेनस्टॉर्मिंग सर फटाफट कर लिया कि अच्छा चलो ठीक है, मीनिंग पहले क्लियर हो जाए अगर सर, वही नहीं होता है सर। जैसे लास्ट टाइम मैंने जो सेकंड ऐसे चूज किया था कि इवन इफ यू हैव अ चॉइस डजंट मीन इट हैज टू बी राइट, तो मैं क्या लिख के आया कि ये एक पर्टिकुलर डोमेन है एनवायरनमेंट, इसमें चॉइस 1 है, चॉइस 2 है, चॉइस 1 गलत है, चॉइस 2 सही है। ये था ही नहीं सर, इसका मतलब ये था कि इफ देयर आर n नंबर ऑफ चॉइसेस, मे बी n+1th is correct, but you don't have it. तो इस तरह का सर मैं कर ही नहीं पाया जस्टिस। हाँ, मतलब जितने पास हमारे ऑप्शन है उसको सकता है उसके अलावा भी एक ऑप्शन हो, यस, जो एक्चुअली में अभी हमारे दिमाग में है ही नहीं। तो ये वाली चीज़ सर गलत हो गई थी पिछली बार। एक्चुअल में जब से फिलोसफिकल ऐसे आना स्टार्ट हुए ना, तो फिलोसफिकल ऐसे के साथ में ये रहा कि कई बार एक्चुअल में ऐसे का मतलब ही कुछ और है। यस यस, समझ कुछ और लिया, ब्रेनस्टॉर्मिंग कुछ और हो गई, और फिर हमें लगता है कि हमने ठीक किया है, देन मार्क्स है। तो मुझे लगता है कि पहले जो हम 5 मिनट देते थे टॉपिक को समझने में, अभी मतलब 2 मिनट दिया, समझ गए, क्योंकि साइंस पे सीधा सीधा आपका आंसर। अब मुझे लगता है कि आपको 3-4 मिनट 5 मिनट पहले आराम से एनालाइज करना चाहिए कि है क्या एक्चुअल में, ये क्या पूछना चाह रहा है। और सर वो जो पेस्टल अप्रोच है वो बहुत ही आउटडेटेड हो गया मुझे लगता है, मतलब मुझे लगता है एकदम
फ्लो में ना थोड़ा सा वो होना चाहिए, लाइक यू शुड आस्क क्वेश्चंस, टॉपिक को देख के क्वेश्चंस पूछिए एंड देन उसको आंसर करते जाइए। जैसे मेरा था विजनरी डिसीजन मेकिंग हैपेंस एट द इंटरसेक्शन ऑफ लॉजिक एंड इंट्यूशन, तो आई आस्क्ड द क्वेश्चन व्हाट इज विजनरी डिसीजन मेकिंग एंड व्हाट इज इंट्यूशन, इस तरीके से, एंड हाउ इज इट डायलॉग बेस्ड थोड़ा सा, डायलॉग बेस्ड सर। उससे क्या है ना कि आइडियाज भी आता है एंड एक फ्लो अच्छा लगता है, और मुझे लगता है थोड़ा सा इंटरेस्ट भी डेवलप होता है कि इसके बाद क्या आने वाला, कनेक्टिविटी बहुत अच्छी हो जाती है। अच्छा, बहुत सारे लोगों को ना ये पता नहीं होगा पेस्टल अप्रोच, जो लोग देख रहे हाँ। होंगे, तो एक बार वो भी एक्सप्लेन कर दीजिए कि पेस्टल का मतलब क्या है। सर वही कि फिलोसॉफिकल एक डाल या पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, ये सारे डायमेंशंस जो है सोच सोच करके, अच्छा ये एग्जाम्पल सोच लिया, अब ये मल्टीपल डिमेंशंस बनाने के चक्कर में, मल्टीपल डिमेंशंस बेसिकली मल्टीपल पिलर्स बना लीजिए थ्रू दीज क्वेश्चंस एंड उनको आंसर करते जाइए, हर क्वेश्चन में 2-3 आंसर्स, 2-3 पैराग्राफ्स बनाते जाइए। तो आई थिंक वो उनको लगेगा कि दिस इज समथिंग न्यू, बिकॉज आई थिंक दे हैव ग्रोन वेरी ऑफ रीडिंग दोज कॉमन काइंड ऑफ एसेज। बेसिकली जो पेस्टल अप्रोच है सर, वो सिलेबस की ही बाइफर्केशन है कि सिलेबस से आप डायमेंशंस लिखते चले जाइए, बोलने का तरीका है। वरना तो मैं तो ये बोलता हूँ कि जी अगर यही करना है तो GS1 GS2 GS3 GS4 उनका सिलेबस देख लो, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, हाँ। सोसाइटी, उसमें आ जाओ पॉलिटी, और आपका गवर्नेंस हो गया, IR हो गया, फिर उधर चले जाओ इकोनॉमी, एनवायरनमेंट। यहाँ पे सर जो सिद्धार्थ बात कर रहे हैं वो भी अप्रोच एक्चुअली उसमें आप देखिए कि ये है कि आपने उस टॉपिक को खुद ही क्वेश्चंस में ब्रेक कर दिया, वो बेस्ट मतलब तो आप किसी भी चीज को मिस नहीं करोगे, क्योंकि अब आपने वो ब्रेक करके रख लिया है अपने पास। अब आप उसके प्रोज कॉन्स या जिस भी तरीके से आप बैलेंस कर रहे हैं या जो भी डायमेंशंस उसमें दे रहे हैं, तो अल्टीमेटली आप पूरे टॉपिक को कवर कर लेंगे और 1000-1200 वर्ड उसमें इजीली लिख पाएंगे। रवि जी, इसमें मैं ये कहना चाहूंगा ना कि एक्चुअल में क्या ऐसे की कोई फिक्स अप्रोच नहीं है। एक्चुअली में यू हैव टू सी कि व्हाट इज गुड फॉर यू और कहाँ पे आपका अपने हिसाब से फ्लो ज्यादा अच्छा बनता है ना। जरूरी नहीं है कि मुझे कहानी से स्टार्ट करना है, पहले देखो कहानी लिखना आती भी कि नहीं। हाँ सही बात है सर। कि जस्ट फॉर कि मार्केट में कुछ चल रहा है और आपने उसको सीधा किया, एनेक्डोट चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। कि आपको अपना देखना पड़ेगा कि मैं किस चीज में अच्छा हूँ और उसमें आप लगातार प्रैक्टिस करो, यू विल बी गेटिंग बेटर। अब सर जैसे मैं क्रिएटिव राइटिंग करता था तो मेरे लिए थोड़ा इजी था एनेक्डोट वाला, करेक्ट, तो मैं वही करता था, तो इट वाज वर्किंग फॉर मी। पहले सर मेरे स्कोर भी सही आए, 140 आए एक बार 129 आया सेकंड थर्ड अटेम्प्ट में, तो मुझे उतना घबराहट नहीं होती थी। बट पिछली बार खराब आ गया, वो टॉपिक ही गलत चूज कर लिया। तो फिर सर रुचिका मैम ने वो नेगेटिविटी एटलीस्ट मेरे मन से हटा दी कि नहीं, यू राइट वंडरफुल। करेक्ट, तो वो चीज़ अच्छी थी सर। इसी में सिद्धार्थ आपने जैसे बोला कि एक बार ये चीज़ खराब हुई तो नेगेटिविटी आई, अभी आपने बताया कि जब 4th प्रीलिम्स आपका नहीं क्लियर हुआ तो आपको कैसा फील हुआ। तो इस टाइप के स्ट्रेस से स्टूडेंट्स कैसे डील करें, मतलब क्या करना चाहिए स्टूडेंट्स को? आपको तो चलो यहाँ पे एक गाइड मिला एक एग्जाम के लिए, बट जब प्री में नहीं हुआ था तब आपने कैसे कोप अप किया? एक आपने बताया स्पिरिचुअलिटी, आप उसकी तरफ काफ़ी बढ़ गए, विच इज़ ऑल्सो अ गुड थिंग कि आपको मोटिवेटेड रखता है या आपको एक ट्रस्ट है कि कोई चीज़ है जो मदद कर देगी आगे फ्यूचर में। उसके अलावा आपने और क्या क्या स्टेप्स लिए अपने आप को मोटिवेटेड रखने के लिए, क्योंकि 6 साल एक काफ़ी लंबी जर्नी होती है? सर स्टेप्स में मतलब मेरा हमेशा से ये रहा है कि मैं ना कभी दूसरों में फॉल्ट नहीं देखता हूँ। जैसे मेरा कुछ खराब हुआ तो मैं कोशिश करता हूँ इंटरनली कि मेरे अंदर क्या कमी है। ये ऑटोमेटिक मेरा सर ट्रबल शूटिंग मैकेनिज्म है अंदर, ये तुरंत मेरा आ जाता है कि नहीं मेरे अंदर कमी है, मुझे इसे इम्प्रूव करना। और सर वो उसको वर्ड कहते हैं, मे बी सही है कि नहीं, चुल लेक होती है ना सर, वो रहता है मेरे अंदर, सेल्फ इंटरनलाइजेशन, बस वही करना ही है सर, और कुछ नहीं करना है। तो ये सर 1-2 दिन दुखी रहता हूँ, बट फिर हो जाता है कि नहीं अब इसको वॉर फुटिंग पे, आई हैव टू इम्प्रूव माई सेल्फ। तो ये वाली चीज़ है सर। और मतलब एक आध कवि हैं, शिवमंगल सिंह सुमन जी, वरदान मांगूंगा नहीं, उसमें कहते हैं ना कि संघर्ष पथ पर जो मिले यह भी सही वह भी सही। तो मतलब यही वाली सर एक फिलॉसफी है कि कोई दिक्कत नहीं है, जो होगा देखा जाएगा टाइप्स वाला, तो सही रहता है सर। अच्छा, अब यहीं से अगर हम प्रीलिम्स की बात करें तो आपने जैसे बताया कि 4th प्रीलिम्स नहीं हुआ था, तो क्या आपने क्या इंटरनलाइज किया कि क्या गलती की थी उसमें कि 2 प्रीलिम्स क्लियर होने के बाद एक प्रीलिम्स क्लियर ना होना और फिर सीधा 2 बार इंटरव्यू देके सिलेक्शन लेना? तो आपने क्या चेंज किया वापस से? सर प्रॉब्लम ये है कि हम लोग ये सोचते हैं कि यूपीएससी जर्नी इज जस्ट अबाउट आर मतलब स्टडीइंग, मतलब सिर्फ पढ़ाई ही है। सर ये जो एक उम्र होती है ना 24 के बाद वाली, ये सिर्फ पढ़ाई की नहीं होती, इसमें बहुत 50 तरह की चीज़ें होती हैं। नौकरी हो गया, ठीक है, आपका लव इंटरेस्ट हो गया, ठीक है, आपके पेरेंट्स रिटायर हो रहे होंगे मे बी। सर 50 तरह के थॉट्स आते हैं। मेरे फादर अभी रिटायर हुए एंड इट वाज अ बिग गिफ्ट फॉर हिम कि मेरा हो गया सिलेक्शन, ठीक है। तो सर डिस्ट्रैक्शंस होते हैं कई बार लाइफ में एंड इट इज़ वेरी कॉमन। मैं खुल के ही बोलूँगा कि मतलब
आप जब यहाँ आएंगे तो आप अपने कॉलेज से आएंगे या फिर यू विल फाइंड न्यू पीपल, यू माइट डेवलप अ लाइकिंग फॉर देम। उन चीज़ों में सर कई बार हो जाता है कि आपका फोकस हट जाता है, एंड इट इज़ अ वेरी नॉर्मल थिंग। तो वही चीज़ है कि सर जब ये समझ आया कि नहीं, मतलब ये एग्ज़ाम इतना बड़ा है कि इसके सामने हर एक चीज़ छोड़नी पड़ेगी और ये एक तपस्या ही है। तो वही है सर कि मुझे जब से ये समझ आ गया तो मैंने फिर हर चीज़ से अपने आप को कट ऑफ किया। एक जॉब थी, उसके अलावा सर शरीर इतना थक जाता था कि दिमाग में कुछ बचता नहीं था कि चलो बस अब पढ़ाई करनी है। तो सर वो बस फोकस हो गया मेरा उस हिसाब से। तो मैं यही कहूँगा कि आए अगर यहाँ पे तो डिस्ट्रैक्ट तो बिल्कुल भी ना हो, क्योंकि हर चीज़, इतना माँ बाप का पैसा छोड़ करके आ रहे हैं, अपना इतना करियर दाव पे लगा के आ रहे हैं, इतने सारे IITians आ रहे हैं सर, कितना हाई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। तो भाई पढ़ाई करें आके यही कहना और अगर चाहूँगा। डिस्ट्रैक्ट भी हो जाए तो वापस से फोकस करके फिर फोकस दोबारा करें, 2 बार बिल्कुल इंटरव्यू दें और बिल्कुल। सिलेक्शन लें वो एक ही बारी में हो सेल्फ जाए तो अच्छा है। रियलाइजेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सर, सच में। एंड व्हाट जैसे प्रीलिम्स की हमने बात की, प्रीलिम्स के अलावा जैसे प्रीलिम्स में कई बार जैसे क्योंकि अभी 40-50 दिन बाद वापस से प्रीलिम्स है, तो क्या सोर्सेज आपने बार बार चेंज किए या उन्हीं सोर्सेज को ही बार बार क्या रिवाइज किया? सर नहीं चेंज किया मैंने कुछ भी चेंज नहीं किया अपनी स्ट्रैटेजी में। मेरा यही था कि सब लोग कहते हैं करंट अफेयर्स पढ़ो, मुझे दिखाई ही नहीं देते सर करंट अफेयर्स, पता नहीं क्यों। अभी पिछले बार का पेपर लोग कह रहे हैं 30 करंट अफेयर्स है, मैंने कहा कहाँ थे यार, मुझे तो दिखे ही नहीं। मुझे सर सिर्फ स्टैटिक दिखता है, तो मैं सिर्फ स्टैटिक पे ही फोकस करता था। करंट अफेयर्स की कंपाइलेशन आती थी, वो टाइम वेस्ट करने के लिए पढ़ लेता था मैं, बट सर सवाल तो एक भी नहीं आते थे, निकलता सर स्टैटिक से ही था। बट अभी ऑन अ सीरियस नोट मुझे लगता है कि बहुत वाइड रीडिंग की थोड़ी सी ज़रूरत है। जैसे हिस्ट्री का है सर, मुझे लगता है ल्यूसेंट से सर फंस जा रहे हैं क्वेश्चन। मैंने कहा इतनी फालतू किताब से आप क्वेश्चन उठा के डाल रहे हैं, तो ल्यूसेंट पढ़ लें या जो भी बेटर टीचर्स बता रहे हैं। थोड़ा सा सर वाइड रीडिंग चाहिए होगा आई गेस। अब पता नहीं सर मैं सही हूँ या नहीं, आप करेक्ट कर सकते हैं मुझे। मैं ये देख रहा था जो इंटीजर टाइप क्वेश्चंस थे पिछले साल, ओनली 1 ओनली 2, ये हिस्ट्री में नहीं थे ज्यादा, थोड़े से आई गेस हिस्ट्री में भी थे, आई क्योंकि टोटल थोड़े 47 कम थे। क्वेश्चन थे, 46 हाँ। 47 क्वेश्चन थे, तो सभी सब्जेक्ट में थे, क्योंकि हिस्ट्री में थोड़ा सा वन लाइनर ज्यादा थे, वन लाइनर इस वजह से दिखे नहीं उतना। तो सर मैं वही कह रहा हूँ कि जो ये नेग्लेक्टेड पार्ट था, तो उन्होंने इसको इस तरीके से थोड़ा इजी बना Correct. दिया, इंटीजर टाइप हटा करके। तो मुझे ये लगता है कि वो कुछ भी छोड़ने लायक नहीं अब, क्योंकि सर बच्चे मिडीवल छोड़ के जाते हैं मोस्टली, सोचते हैं अच्छा इस साल मिडीवल आया है तो अगले साल जो है अब एंशिएंट आएगा, तो उस साल एंशिएंट के ऊपर फोकस करेंगे, मिडीवल नहीं ना फोकस अभी तो करेंगे। CAPF CDS का अगर मैं पेपर देखूँ ना, तो ऐसा लग रहा है कि फोकस एंशिएंट और मिडीवल के ऊपर ज़्यादा है। हाँ और मिडीवल में भी खास करके जो हिंदू रूलरशिप्स वगैरह थी बेसिकली वहाँ पे जी ज़्यादा सर। फोकस है। तो विजयनगर एम्पायर हो गया जो बड़े बड़े इस तरीके से हो गया ना, इवन क्योंकि इस बार जैसे सवाई जय सिंह न्यूज़ में थे जंतर मंतर की वजह से ये सब चीज़ें, तो वो क्वेश्चन वहाँ पे फोकस जा रहा है। आपका जो करंट अफेयर्स वाला बात है उसमें मेरा भी एक पॉइंट है, जी सर। मैं ऐड करना चाहूँगा इसमें ये पॉइंट। मैं हमेशा ये मानता हूँ, मतलब करंट अफेयर्स के सर मेरे साथ हैं, लेकिन मैं क्लास में क्या बोलता हूँ, मैं क्लास में हमेशा ये बोलता हूँ कि देखो करंट इज इम्पॉर्टेंट, बट करंट इज जस्ट अ चेरी ऑन द केक, ऑन द टॉप ऑफ द केक, एंड द मेन केक इज द स्टैटिक पार्ट। और अगर स्टैटिक है, केक है ना, और चेरी नहीं भी है तो भी चलेगा, एक बार चल सकता है काम। लेकिन अगर केक नहीं है एंड यू जस्ट हैव द चेरी, उससे काम नहीं चलेगा। नहीं तो सर, करंट इज वेरी इंपॉर्टेंट हाँ। फॉर द मेंस पर्सपेक्टिव, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द इंटरव्यू पर्सपेक्टिव, बट उन सब के पीछे बेस में आपका स्टैटिक वर्क करता है। इवन अगर मैं क्वेश्चन भी एनालाइज करूं तो मुझे लगता है कि 80% जो क्वेश्चन होते हैं वो या तो स्टैटिक होता है या करंट इंस्पायर्ड स्टैटिक होता है, राइट। और केवल 20 क्वेश्चन होते हैं जो फ्री स्टैंडिंग, जिसे हम बोलते हैं बेसिकली वही कहना चाह रहा हूँ। इवन सर मेंस में जो करंट अफेयर्स का है, मुझे लगता है पूछते वो स्टैटिक हैं, बट ये जो छात्र हैं उनका विवेक है कि आप किस तरीके से उसको वहां पे करना चाह रहा हूं करें, तो उसके लिए सर करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अब सर क्वेश्चन मान लीजिए पूछा है फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के ऊपर,
तो आप अभी का बताएंगे, आप 5 साल पहले का पहले बता का के नहीं क्या बताएंगे, करेंगे? correct. तो उसके लिए सर करंट अफेयर्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो वो चीज़ तो है सर आई टोटली एग्री। मैं खुद अपनी क्लास में ये बात बोलता हूँ कि सिर्फ करंट अफेयर पढ़ने से ये पेपर नहीं कभी होगा, क्लियर नहीं नहीं होगा। clear होगा। ये सप्लीमेंट्री है, ये सप्लीमेंट करेगा जो आप स्टैटिक पढ़ रहे हो, बट अगर स्टैटिक नहीं है तो ये किसको सप्लीमेंट करेगा? तो आप हवा में लटके हुए हो और कभी भी नीचे गिर सकते हो। तो नीचे का बेस जो है वो स्टैटिक ही रहेगा, इसीलिए जो भी फाउंडेशन कोर्सेज होते हैं उनका फाउंडेशन बनाने का रीजन ये होता है। सर मेंस में है ये इशू कि बच्चे सिर्फ करंट पढ़ के, जैसे कुछ कंपाइलेशंस जो correct. मार्केट में आते हैं उन्हें लगता है कि अच्छा सिर्फ ये पढ़ लिया जीएस तैयार हो गया, बट सर मैं जब पेपर देखता हूँ तो कितना रेपिटेशन है। जैसे जीएस पेपर 3 का ही मैं देख रहा था, एग्रीकल्चर के क्वेश्चंस आ रहे हैं हर साल, फूड प्रोसेसिंग के कुछ बार बार आ रहे हैं, शायद सर एग्रीकल्चर के 2 क्वेश्चंस तो हर साल आते ही आते हैं। बिल्कुल। तो इस तरीके से सर मतलब करने की जरूरत है पीवाईक्यू देख करके। अभी आप देखिए और थोड़ा सा और चेंज हो रहा है, पॉलिटी वगैरह के क्वेश्चंस देखिए तो कुछ वो बेसिक भी पूछने की कोशिश कर रहे हैं, इकोनॉमी और उसमें मेंस में भी, प्रीलिम्स में, मेंस में भी। बट ये है कि हाँ, जो उन्होंने बोला कि आंसर लिखने के लिए आपको करंट की मदद जरूर लेनी पड़ेगी। अच्छा, इसमें ना मेरी एक थ्योरी है, आप कॉन्स्पिरेसी थ्योरी भी बोल सकते हैं, ठीक है। मेरी थ्योरी ये है कि दे वांट अ इक्वल लेवल प्लेइंग फील्ड एक्चुअली, तो इसलिए वो कई बार ना बहुत ही बेसिक क्वेश्चन पूछ रहे हैं पॉलिटी वगैरह में, ताकि वो क्या कर पाए कि जो 4 साल 3 साल या 4 साल है उनको मान के चलते हैं कि उनका करंट अफेयर्स पे ज्यादा फोकस बढ़ गया होगा, या जो करंट के मुद्दे उस पर ज्यादा अच्छी पकड़ है, और जो पहला वाला है जो केवल जीएस फाउंडेशन कोर्स करके आया उसके उतना भी करंट पे उतना पकड़ नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, ये चीज है। तो हो सकता है, मतलब मैं बोल रहा हूँ कॉन्स्पिरेसी थ्योरी, इसको बिल्कुल भी सच ना माने, ठीक है, ये मेरी तरफ से है बस। सो वी आर आस्किंग अबाउट द ज्योग्राफी। तो ज्योग्राफी कैसे, मतलब क्योंकि ज्योग्राफी में यू हैव गॉट वेरी गुड मार्क्स एंड 293 मार्क्स आर देयर, सो कैसे मतलब ज्योग्राफी में, और हर साल इसी रेंज में ही रहा या इस बार कुछ ज्यादा अच्छे मार्क्स आए? सर मेरी मम्मी ने बीएचयू से बीए ऑनर्स किया था ज्योग्राफी में, तो सर ज्योग्राफी से ना बहुत लगाव रहा मेरा, तो बहुत नेगेटिविटी रही है ज्योग्राफी के अराउंड कि नंबर नहीं आते, बट सर वो ऐसा प्यार टाइप का था ना, मैंने कहा मैं छोड़ूंगा तो नहीं, चाहे जो हो जाए। मार्क्स सर नहीं अच्छे आते थे मेरे, डिस्पाइट दैट आई डिडंट चेंज। 224, 225, 247, 293। Okay. तो सर एकदम एवोल्यूशन हुआ है मेरा। ज्योग्राफी का सर ये है कि इट इज नॉट अ साइंटिफिक सब्जेक्ट, ये एक मिथ है। इट्स नॉट साइंटिफिक, इट इज अ ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट, इट इज अ सिंथेटिक सब्जेक्ट जिसमें कि फिजिकल ज्योग्राफी और ह्यूमन ज्योग्राफी को दोनों को मिलाया गया है। ये बच्चे समझ नहीं पाते हैं, कोचिंग्स में ज्यादा फोकस फिजिकल ज्योग्राफी पे रहता है, ह्यूमैनिटीज सर पढ़ा ही नहीं रहा है कोई, और लिखना वहाँ पे ह्यूमैनिटीज, ह्यूमन ज्योग्राफी में क्वेश्चन बढ़े भी हैं मेरे हिसाब से, हाँ। इस इन बिटवीन। अब सर दूसरी चीज, अब इसमें ये बताना चाहूंगा कि पढ़ाते तो नहीं है वो फिजिकल ये ह्यूमन ज्योग्राफी, मगर बोलेंगे कि अटेम्प्ट करो ह्यूमन ज्योग्राफी जाके, और फिजिकल ज्योग्राफी नेग्लेक्ट कर देते हैं। अब मैंने क्या किया सर इस अटेम्प्ट में कि मैंने हर एक चीज पढ़ी, हर एक सेक्शन। तो पहले क्या करता था कि ह्यूमन ज्योग्राफी ज्यादा पढ़ के जाता था, तो वही अटेम्प्ट कर रहा हूँ कि मतलब वो टफ है तब भी मेरा वो कंपल्शन था। अभी क्या था, इजी क्वेश्चंस आ गए फिजिकल ज्योग्राफी में, तो सेक्शन ए ही अटेम्प्ट किया ज्यादा, उधर से सिर्फ एक क्वेश्चन उठाया, और सर 148 मार्क्स है, और दूसरे में 145 आया सर। अब इसमें सर शॉर्ट में बस इतना बताना चाहूंगा कि पेपर 1 इज वेरी टेक्निकल, तो उसमें सर फेक बाजी नहीं चलेगी कि मतलब आप कुछ भी लिख करके आ रहे हैं, बेमतलब के डिमेंशंस क्रिएट कर रहे हैं। अब किसी स्कॉलर ने लेटेस्ट से कि टाइम स्पेस ज्योग्राफी की बात की है, हैगरस्टैंड ने की है, तो आप उसको जो बोला है वही लिखिए, बेमतलब का उसमें चीजें ना घुसाइए, है ना। अब फिजिकल ज्योग्राफी में सर जैसे डायग्राम्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अब मैंने सर चैट जीपीटी बड़ा अच्छे से इस बार यूज किया। मैंने क्या किया, मैंने डाला जियोमॉर्फोलॉजी, स्कॉलर्स इन जियोमॉर्फोलॉजी, ढेर सारे आ गए, उनके कोट्स थे, वो कोट्स उठा करके मैं डालने लगा हर आंसर में, तो उससे भी सर मार्क्स बढ़ेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक कंसिस्टेंसी है आपके जीएस और ऑप्शनल में कि इन्होंने कोट्स काफी यूज किए हैं, चाहे वो हिस्ट्री हो, चाहे इकोनॉमी हो, चाहे ज्योग्राफी हो, चाहे आपका इंटरनल सिक्योरिटी हो। सर वो मतलब कोट्स इन द सेंस की एक अथॉरिटी दे रहा है मेरे आंसर को ना, कि ये बातें मैं बोल रहा हूँ, तो अब नेक्स्ट लाइन में मैं ये भी लिख दूं कि एज डीएम स्मिथ हैज सेड इन हिज वेलफेयर ज्योग्राफी, ठीक है, इस तरीके से कनेक्ट करते हुए। तो पेपर 1 सर थोड़ा टेक्निकल बना करके, और उसमें ज्यादा वर्ल्ड के एग्जांपल्स ना कि इंडिया के एग्जांपल्स डालते हुए मैंने अप्रोच किया।
सेकेंड पेपर में सर मैं क्या करता था पहले कि ऐसे एक लाइन लिखा कि व्हाट आर, लेट अस से कि क्वेश्चन है कि व्हाट इज द रीजन फॉर डिग्रेडेशन ऑफ द वेटलैंड्स, तो हमने उसमें लिखा जैसे मान लीजिए इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, ठीक है, इंडस्ट्रियल ग्रोथ ऐसे करके, तो उसमें बस लिख दिया बिकॉज ऑफ दिस थिंग ये ऐसा हो रहा है, और ब्रैकेट में लिख देता था इंडस्ट्रियल एग्लोमरेशन कॉमा वीबर। तो ये कि इट डजंट मेक सेंस, आप कनेक्ट ही नहीं कर रहे हो उस चीज को। नाउ द evaluator is a seasoned geographer. What he'll get pissed off कि why is he trying to impress me unnecessarily, जो पूछा है वो लिख दे भाई। तो मैंने इस बार क्या किया सर कि उसी चीज को लिखा बट उसको एक्सप्लेन किया। पहले क्या था कि हर लाइन में एक एक जोग्राफर आ रहा था तो वो इरिटेट हो जा रहा था बंदा। अभी मैंने क्या किया कि जुडिशियसली पर आंसर 2 या 3 ही जोग्राफर लिखे फर्स्ट पेपर के, बट उसको सर लिंक किया कि इस पॉइंट से लिंक हो रहा है कि नहीं, डोंट फोर्स द जोग्राफर्स वहां पे। और रीजनल अप्रोच यूज किया, लाइक मैप्स बनाता था। अब जैसे मान लीजिए वेटलैंड डिग्रेडेशन हो रहा है तो नॉर्थ इंडिया में, साउथ इंडिया में, इधर इधर पूरे इंडिया में कहाँ कहाँ कैसे हो रहा है। और सर मेरे कोई फिक्स्ड स्ट्रक्चर्स नहीं थे, क्वेश्चन जैसा आ रहा था उस हिसाब से सर, मतलब वो बोलते हैं ना नमक स्वादानुसार, वो वाली चीज एकदम सर की मैंने इस बार, तो काफी फायदा हुआ। एंड आई लिटरली अपील कि सर बच्चे बहुत परेशान रहते हैं, मतलब वो चीज, तो उनको सर आप डांट झपट करके जो भी है, मतलब देयर इज नो नीड टू शुगर कोट, आप बोल दीजिए कि यार तुम्हें नहीं आती है चीजें, पढ़ लो प्लीज कर लो, वरना फिर फेल हो जाओगे। और बच्चे भी ध्यान से सुने कि भाई ये बनाने के लिए कर रहा है मेरे को, मतलब कोई भी क्या है कि जब तक वही वाली बात है कि मतलब थोड़ा सा क्लीशे वाली बात है, लेकिन जब तक पत्थर पे हथौड़ी चलेगी नहीं तब तक वो मूर्त बनेगी भी नहीं, तो वो वाली बात है। और सर ये भी तो है ना कि द ओनस इज ऑन यू, नॉट ऑन द मेंटोर और द टीचर। यू टुक अ प्लंज, वाई आर यू ब्लेमिंग देम? ये तो सर गलत बात हो गई, मत करो, इससे अच्छा तैयारी छोड़ देना चाहिए आपको। जब आपको कैपेसिटी ही नहीं है सुनने की तो आप कैसे वो करोगे? कबीर इतनी बार बोले हैं वही चीज की, निंदक नीरे राखिए, तो सब इस तरह की चीजें हैं, तो समझना चाहिए, ऐसे ही थोड़ी बोल दी गई हैं। तो मतलब ये कहें कि इस बार आपने बुद्ध के मिडिल पाथ को फॉलो कर लिया था, ना तो आपने बहुत ज्यादा जोग्राफर डाले और ना ही आपने ऐसा किया कि कुछ भी कहीं नहीं करा, तो आपने एक बैलेंस वे में आ गए। देखो काम वही करता है लास्ट में, मध्यम मार्ग ही काम करता है, ऐसे ही बुद्ध फेमस नहीं हुए। सो ये तो हमने प्रीलिम्स और मेंस की बात की, व्हाट अबाउट योर इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस? सर इंटरव्यू का ये था कि लास्ट ईयर दिया था तो स्मिता मैम का था, तो शी इज़ वेरी अपफ्रंट बेसिकली, एंड आई हैड मेट रिटायर्ड चीफ सेक्रेटरी साहब ऑफ तेलंगाना रिसेंटली, हम लोग प्रोटोकॉल ड्यूटी में लगे रहते हैं, तो ही टोल्ड मी कि स्मिता मैम इज़ लाइक दैट, शी इज़ वेरी अपफ्रंट एंड वेरी ऑनेस्ट। तो उन्होंने सीधे मेरे से फर्स्ट क्वेश्चन पूछा कि such a good background and why नायब तहसीलदार in a very different kind of a way. So I was taken aback कि अरे यार ये क्या पूछ लिया। I had prepared this but not in this manner. So sir सच्चाई नहीं बताई बेसिकली मैंने। I tried to defend my choice. सच बता देता कि प्री में नहीं हुआ तो इस तरह से ज्वाइन कर लिया, ये वाला बोलना चाहिए था, तो she would have liked it, but मेरा पर्सनालिटी जो है ना सर वहां पे जाते ही वो सप्रेस हो गया ना। शी माइट हैव थॉट कि इंटेलेक्चुअल इंटेग्रिटी ही नहीं है बच्चे में, एज इन मतलब बाकी आंसर्स वर गुड अक्रॉस द पैनल मेंबर्स, बट ये एक पॉइंट था आई थिंक कि सच बोल देता ना तो थोड़ा सा बेटर होता, तो वहां पे सर कम था। बट देन मेंस में भी सर कम थे स्कोर, तो पिछली बार नहीं हो पाया। इस बार सर गया पिछली बार कितने थे इंटरव्यू में? 160 थे। 160, ओके। और इस बार 175 है, नॉट अ वेरी गुड स्कोर, बट आई वुड से 15 मार्क्स का जंप है, तो कुछ तो एक्स्ट्रा अच्छा किया होगा मैंने। उसमें सर ये था कि इस बार आई हैड थॉट कि जो मैं हूँ मैं वही दिखाऊंगा, मैं ऑनेस्ट रहूंगा जो मेरा है। इस बार भी वही वाला क्वेश्चन पूछा गया, एक्स चेयरमैन साहब थे SBI के, उन्होंने मेरे से सेम क्वेश्चन पूछा, और जो जैसा मैंने सर बताया कि मैंने क्यों ज्वाइन किया, बिकॉज प्री नहीं हुआ था तो मुझे जॉब एक चाहिए थी, तो मैंने कर लिया, तो उसलिए सर मैंने वो बता दिया, एंड ही वाज सेटिस्फाइड कि ठीक है लड़का सही बोल रहा है।
और पहले जाते ही थोड़ा सा स्ट्रेस टाइप का था कि ये दोनों बटन क्यों बंद करके आए हो, कोचिंग वालों ने सिखाया है क्या? तो मैंने बोला नहीं सर, आई थिंक आई लुक बेटर दिस वे, सो इसलिए किया है। तो बोला शीशा कहाँ था जो तूने देख लिया? तो आई सेड कि सर आई जस्ट नाउ यूज द वॉशरूम, सो देयर आई डिड दैट। तो कहते हैं बाल तेरा खराब है यार लेकिन तो मैंने सर बाल ऐसे सही करके बोला नहीं सर, सर नाउ इज इट बेटर? तो बोलता है अरे आई वाज जस्ट किडिंग। तो आई थिंक कि आई स्टार्टेड ऑन अ वेरी कॉन्फिडेंट नोट, बिल्कुल। तो वो मेरा मेंटेन रहा सर। और थोड़ा लाइट हो गया, मतलब हाँ environment हाँ, थोड़ा सा लाइट हो light गया सर, तो। और फिर वो कॉन्फिडेंस मेंटेन रहा कहीं ना कहीं, तो सही था। मेरा बस यही था दिमाग में कि इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट हैपेंस, इवन इफ दे स्टार्ट शाउटिंग, स्टैंड अप एंड स्टार्ट शाउटिंग एट यू, यू हैव टू रिमेन काम एंड बी कॉन्फिडेंट। करेक्ट। तो यही वाला था सर बस बेसिकली इंटरव्यू का। सो सिद्धार्थ, आई थिंक आप कुछ और डिस्कस करना चाहेंगे, कुछ और अपने व्यूअर्स के लिए, जो नए एस्पिरेंट्स हैं आपके कॉलेज के जूनियर्स, बाकी जूनियर्स जो तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए आप लास्ट में क्या मैसेज देना चाहेंगे कि उन्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए इस एग्ज़ाम की तैयारी के दौरान? सर बेसिकली मेरा ये कहना है कि मैंने कई बार ये चीज़ बोली भी है पिछले कुछ दिनों में कि जब शुरू में आए थे हम लोग तो मन करता था कि हाँ एक हो जाए सिलेक्शन, एक एरोगेंस था, एरोगेंस नहीं कहूँगा बट अब उसको कहूँगा कि नाइविटी थी वो, कि सोचते थे कि हो जाएगा, अरे हम लोग तो बहुत तेज़ हैं, आईआईटी वाले ये वो। तो मेरा ये कहना है कि अगर आपका सिलेक्शन हो भी जाता है शुरुआत में तो घमंडी ना बन जाए, मतलब बेसिकली बी हम्बल। लाइफ उठा के ऐसा पटकती है इंसान को कि आपको समझ भी नहीं आएगा, मतलब तो वो चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है कि स्टे हम्बल, क्योंकि फल से लदे हुए वृक्ष ही जो हैं झुकते हैं। सो इट्स वेरी मच इम्पॉर्टेंट एंड एम्प्टी वेसल्स मेक द लाउडेस्ट नॉइज। तो इस चीज़ का ध्यान रखें, एंड जिनका नहीं हो रहा है उनको सर ट्राई करते रहना चाहिए विद अ लॉट ऑफ फोकस। मम्मी पापा का आशीर्वाद लीजिए, भाई बहन से बात करिए, कुछ ऐसे अच्छे दोस्त जेन्युइन बनाइए जो कि सुने आपको, और एक अच्छे गुरु के मार्गदर्शन में आगे बढ़ते जाइए। और फाइनली नहीं भी होता है सर तो यू हैव सो मेनी प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स अराउंड यू, बिकॉज ये ह्यूमैनिटीज इज अ क्रिटिकल मतलब डिसिप्लिन। तो आप क्रिटिसाइज करना चाहते, सो यू नो अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स, आप स्टार्टअप कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। इंडिया इज गोइंग टू बी अ लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी, तो कोई इश्यूज नहीं है, जस्ट बी कॉन्फिडेंट। और मान लीजिए तो यही है मेन सर। बाकी एंड में पापा की लाइनें हैं कि खूब खाओ, खूब खेलो और खूब पढ़ाई करो। इससे सर क्या है कि सब कुछ सही रहेगा, दिमाग भी, दिल भी और पढ़ाई, सब कुछ सर, करियर बस सेट हो जाएगा। कुछ तो कर लेंगे सर, अच्छा कुछ तो बढ़िया कर लेंगे। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने बोली। और मैं अगर सिद्धार्थ की जर्नी को 3-4 लाइन में समराइज करूं तो कहते हैं ना कि रोना मुसीबतों का रोते हैं सभी यहाँ, लोहा मुसीबतों से लो तो बात है, और ठहरी नदी में पा जाते हो साहिल मगर कश्ती भंवर से निकालो तो बात है। तो इनकी कश्ती एकदम भंवर में ही थी और उन्होंने वहाँ से निकाल के जीत हासिल की है। सो वंस अगेन कॉन्ग्रेचुलेशन, एंड इट वॉज अ ग्रेट इंटरव्यू। एंड मुझे आशा है कि आप एक बहुत अच्छे सिविल सर्वेंट बन के देश को जो एक्चुअल में ज़रूरत है वो करोगे। ओके, कॉन्ग्रेचुलेशन वंस अगेन। Congratulations, Siddharth, again. Thank you, sir. Thank you.